नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो नेता, विपक्ष के दो नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने की, चुनौती देने की 2024 के लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रहे थे। उन दोनों नेताओं का हाल ये है कि उनके चेहरे का नूर चला गया है। उनके आवाज़ में जो खनक हुआ करती थी वो चली गई है। उनके आक्रमण की धार भोथरी हो गई। ये सब क्यों हुआ है? दोनों नेताओं की बारी बारी से बात करता हूँ कि उनके साथ हुआ क्या ऐसा, और ये सब कुछ पिछले कुछ महीनों में हुआ है। दोनों को लगता था कि वही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनौती दे सकते हैं और उनको हरा सकते हैं। इतना जिसको विश्वास या कहें अति आत्मविश्वास था, वो आज कहाँ पर खड़ा है, इसकी बात करेंगे। तो दो नेताओं में पहले नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पार्टी पर उनका कब्जा है। कांग्रेस पार्टी में पत्ता भी नहीं खड़केगा अगर उनकी मर्जी ना हो। तो उनकी मर्जी से जो कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो उनकी मर्जी से कर्नाटक में अभी जो हुआ है वो भी हुआ है। मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी का बना, वो देखिए एक चीज़ है कि पार्टी अगर कोई नीतिगत फैसला लेती है तो उसके सर्वोच्च नेता उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बजरंग दल को पीएफआई के बराबर खड़ा करना, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करना, ये वही पार्टी कर सकती है, वही पार्टी कह सकती है जिसका ज़मीन से नाता कट गया हो, जिसको इस देश की संस्कृति का कोई अंदाज़ा नहीं हो, जिसको पता नहीं हो कि इस ऐसे मुद्दों पर किस तरह के सेंटिमेंट काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है, एक तरह की जो है ये लेफ्ट लिबरल गैंग का जो की स्पोक्समैन जैसी बन गई है, उसी तरह की बात करती है। अगर बजरंग दल कांग्रेस की नज़र में पीएफआई जैसा आतंकवादी संगठन है, तो राजस्थान की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब तक उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? इस पार्टी का कांग्रेस पार्टी के पास क्या जवाब है? आज पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे से, इस मुद्दे पर सीधे कन्नी काट गए। हालत ख़राब है कांग्रेस पार्टी की। वो कह रहे हैं कि राज्य के नेता इसका जवाब देंगे, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आपकी पार्टी की मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है कि सरकार बनी तो हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। अब थोड़ा पीछे जाइए, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तथाकथित सफलता के घोड़े पर सवार थे, और उसके बाद वो गए ऑक्सफोर्ड, लंदन गए, और वहाँ से उन्होंने जो बातें बोली, उनको लगा कि अब जो है भारत में लॉन्च हो चुके हैं, हम री लॉन्च हो चुके हैं, अब जो है विदेश से लॉन्च होने की ज़रूरत है। उनके साथियों को लगा, और उन्होंने जो उनसे बुलवाया और जो वो बोले, देश के जनतंत्र के खिलाफ बोले, सरकार के खिलाफ बोले, उसको छोड़ दीजिए, वो सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोले, देश की अस्मिता के खिलाफ बोले, चीन के समर्थन में बोले, और ये सब बोलकर सीना चौड़ा करके आए संसद में। और वहाँ अदानी के मुद्दे पर जिस तरह की उन्होंने बात कही, देखिए मैंने पहले भी शायद कहा होगा, फिर से दोहरा रहा हूँ कि संसद और सड़क में अंतर है। संसद में क्यों जोर दिया जाता है कि आप भाषा की शालीनता का पालन करें? क्यों संसदीय शब्द कौन सा है, असंसदीय शब्द कौन सा है, इसका फ़र्क किया जाता है? क्यों ये अपेक्षा की जाती है कि जब आप बोलेंगे तो आप गरिमापूर्ण ढंग से बोलेंगे? ये सब अपेक्षा इसलिए की जाती है कि संसद में जो बोलते हैं या विधानसभा में जो बोलते हैं आप, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकता है। वही बात अगर सड़क पर बोले और किसी को बुरी लगे, किसी की भावना आहत हो, तो वो कोर्ट जा सकता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। राहुल गांधी का भाषण सड़क से भी खराब भाषण था संसद का, उसके कुछ अंश निकालने पड़े। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हो हल्ला मचाया, लेकिन बीजेपी ने स्टैंड लिया। सत्तारूढ़ दल होते हुए भी आखिरी के कुछ दिन बीजेपी ने सदन नहीं चलने दिया कि जब तक कांग्रेस माफ़ी नहीं मांगेगी, राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे, सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन इसी बीच में एक और चीज़ हो गई, और हुआ ये कि उनका 2019 का जो भाषण था कर्नाटक का, उसके आधार पर जो मोदी सरनेम वालों के बारे में उन्होंने बोला था, उस पर गुजरात की एक अदालत ने उनको मानहानि के मामले में
दोषी सिद्ध कर दिया, 2 साल की सज़ा दे दी और उस सज़ा का मतलब था कि उनकी लोकसभा की सदस्यता गई और चली गई। फिर वो सेशंस कोर्ट गए, वहाँ से राहत नहीं मिली। फिर मंगलवार को वो हाई कोर्ट पहुँचे, उससे पहले भी पहुँचे थे। हाई कोर्ट में सुनवाई, दूसरी सुनवाई थी। हाई कोर्ट ने कोई भी राहत देने से मना कर दिया और कहा कि अगली सुनवाई इस मामले की, जो समर वेकेशन है कोर्ट का, यानी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं अदालत की, उसके बाद होगा, यानी 3 जून के बाद होगी सुनवाई इसकी। तो 3 जून तक जब तक सुनवाई होती है, फैसला नहीं आता है, तब तक उनकी सदस्यता बहाल होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो बिना सदस्यता के, लोकसभा की सदस्यता के रहेंगे। बात इसकी नहीं है कि लोकसभा की सदस्यता रहेगी या नहीं। आप देखिए कि जिस तरह से बोल रहे हैं राहुल गांधी, ख़ास तौर से ऑक्सफोर्ड से लौटने और संसद के उनके भाषण के बाद से, उनके चेहरे पर वो आक्रामकता थी, उनके चेहरे पर वो जो अहंकार था, उनके चेहरे पर जो एलिटिस्ट होने का भाव था, वो सामंतवादी होने का भाव था, वो सब दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? उनको समझ में आ गया है कि अब उनके दिन बुरे शुरू हो गए। उनको समझ में आ गया है कि लोग उनकी बात सुन नहीं रहे। मानने की तो बात बहुत दूर है, और लोगों को छोड़िए, पार्टी के अंदर लोग नहीं मान रहे। उनके 3 राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अडानी के मुद्दे पर उनकी बात का समर्थन करने को तैयार नहीं है। सार्वजनिक रूप से इन तीनों में से किसी ने अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इसके बावजूद कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर बड़े बड़े जो है संवेदनशील हैं कि ये मुद्दा सबको उठाना चाहिए पार्टी में, कोई नहीं बोल रहा है। अब राहुल गांधी को भी समझ में आया कि ये तो मुद्दा ऐसा है जो कोई न बोल रहा है न कोई सुन रहा है। तो कर्नाटक के चुनाव में देखिए, अडानी धीरे धीरे करके पृष्ठभूमि में जा रहे हैं। और एक बात और आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी में, इस समय की जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं उस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सहमत हैं असहमत हैं, इसका अगर आपको पता लगाना हो तो कुछ अंदर की बात पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़र रखिए कमलनाथ पर। कमलनाथ क्या बोल रहे हैं? कमलनाथ अगर उस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं तो मानिए कि ज़्यादातर वरिष्ठ नेता समर्थन कर रहे हैं। कमलनाथ अडानी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, चुप हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, एक नेता जो अपनी पार्टी के अंदर अल्पमत में हो, वो उम्मीद कर रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में चुनौती देगा और हरा देगा। अब इसको शेख चिल्ली के सपने कहना भी जो है, मुझे शेख चिल्ली का भी अपमान लग रहा है कि किस तरह की कल्पना करते हैं, किस आधार पर करते हैं। कल्पना करना, सपने देखना सबका अधिकार है, लेकिन उसका कोई आधार होना चाहिए। कौन से वो कारण हैं, कौन से वो बिंदु हैं जिनके आधार पर उनकी चुनौती देने की स्थिति है, उनकी क्षमता है। उनकी वोट दिलाने की क्षमता नहीं है, पार्टी को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है, दूसरे दलों को जोड़ने की क्षमता नहीं है। जिस दिन उन्होंने विपक्षी दलों को जोड़ने का काम नीतीश कुमार को सौंपा, उसी दिन उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई। अब आप कल्पना कीजिए विडंबना किस तरह की है। आप देखिए कि एक ऐसे नेता को विपक्षी एकता का सूत्रधार बनाने की कोशिश हो रही है जो अपने पिछले 23 साल के राजनीतिक जीवन में 17 साल बीजेपी के साथ रहा है। वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी करेगा। इसी से विपक्ष के वैचारिक दिवालियेपन का अंदाज़ा लगता है। और ये काम करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी में दूसरे दलों से बात करने, संवाद करने की भी क्षमता नहीं है। उनको मनाने, साथ लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो विपक्ष की सबसे पार्टी है वो पृष्ठभूमि में रहेगी। जो अपने राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी है, उस पार्टी का नेता जो है विपक्ष को जोड़ने का काम करेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि विपक्ष की हालत कितनी दयनीय है। तो ऐसे विपक्ष, दयनीय विपक्ष का नेतृत्व करना चाहते हैं राहुल गांधी, और ऐसी पार्टी का नेतृत्व करना चाहते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग उनके साथ नहीं हैं, उनके समर्थन में नहीं हैं, उनके उठाए मुद्दों से सहमत नहीं हैं। वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं, जिनकी संवाद की क्षमता अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और जिनकी विश्वसनीयता जनता में जो है वो अनपैरेलल है, उसकी कोई तुलना नहीं है। कोई और नेता इस समय नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। नेहरू और इंदिरा गांधी को भी जोड़कर कह रहा हूँ
कि इस तरह की विश्वसनीयता इतने लंबे समय तक किसी नेता की नहीं रही भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में, 75 सालों के इतिहास में। तो उनसे राहुल गांधी जो है मुकाबला करना चाहते हैं। दूसरे नेता हैं, आप आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में हैं, देख ही रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आजकल उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम है। जब से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है तब से सर जी का जो है पारा जो बुखार है वो उतरा हुआ है। एक तरह का बुखार चढ़ गया है, दूसरी तरह का उतर गया है। जो सत्ता का, अहंकार का, कि मैं ही सबसे बड़ा नेता, मुझसे बेहतर कौन, ये सब जो भावना थी वो सब तिरोहित हो चुकी है। अब भाव है कि बचूं कैसे, इस समस्या से निकलूं कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है। कल राघव चड्ढा बहुत गरज रहे थे कि मेरा नाम ईडी की न तो चार्जशीट में है आरोपी के रूप में और न ही गवाह के रूप में। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले, तब फरवरी में गिरफ्तारी से पहले तक मनीष सिसोदिया भी यही सब बोलते थे कि मेरा कहीं नाम नहीं है, सीबीआई को मेरे लॉकर में कुछ नहीं मिला, मेरे घर में कुछ नहीं मिला, सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें तक मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम तो कहीं है ही नहीं, मेरे खिलाफ कुछ है ही नहीं। अब अदालत कह रही है कि वो इस जो शराब घोटाला है उसके किंग पिन हैं। तो राघव चड्ढा को जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए कि वही भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जो मनीष सिसोदिया बोल रहे थे। उसी तरह की भाषा जो है संजय सिंह बोल रहे हैं। राघव चड्ढा धमकी दे रहे हैं मीडिया को कि अगर छापा ऐसा तो मुकदमा कर देंगे। संजय सिंह धमकी दे रहे हैं और शायद कर भी दिया है वो जांच एजेंसियों के खिलाफ। यही धमकी अरविंद केजरीवाल ने भी दी कि सीबीआई और ईडी के खिलाफ केस करेंगे कि वो झूठे केस बना रहे हैं। इन सब बातों से, और अरविंद केजरीवाल के लिए और भी समस्याएं हैं। उनकी समस्या ये है कि सड़क पर गाली देकर देख लिया, विधानसभा का सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बोल कर देख लिया, कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उनके समर्थन में लोग सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। विरोध प्रदर्शन का जो है कि घोषणा की, उसके बाद कैंसिल करना पड़ा। लोग उनके समर्थन में सड़क पर आने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर उनके पास जो मंच बचा है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है और दूसरा मंच है उनके पास विधानसभा का, जहां उनका जो है प्रचंड बहुमत है। वहां कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके अलावा उनके घर का जो मामला है उसकी जांच का आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिया है। उस जांच से कैसे बचेंगे अरविंद केजरीवाल? उसके बारे में कैसे कहेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता? उसी घर में रह रहे हैं, 45 करोड़ के उसी घर में रह रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 टेलीविज़न सेट लगे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आम आदमी पार्टी का नेता किस तरह के ऐशो आराम में रह रहा है। यानी आप समझिए कि वो जो बोल रहे थे 2011-12 में और उसके बाद 2015 में सत्ता में आने तक, और जो कर रहे हैं उसमें उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो उनकी नीयत पहले से खराब थी और वो अब सामने नज़र आ रही है। देश की जनता अरविंद केजरीवाल के मामले में लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में कतई विश्वास करने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी को 12 साल हो गए, वो लोकसभा के 2 चुनाव लड़ चुके। दोनों चुनावों में देश की जनता ने उनका साथ नहीं दिया, कहीं भी पंजाब को छोड़कर। पहले चुनाव में 2014 के चुनाव में 4 सीटें मिली थी 13 में से, उसके बाद 2019 में सिर्फ 1 सीट रही, वो भी जो है बाई इलेक्शन में चली गई। तो अब एक भी सीट नहीं है लोकसभा की। लेकिन वो चुनौती देंगे किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो हरा देंगे और वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस तरह का घर बनवाया है उसका जो विस्तार हो रहा है, अभी और विस्तार हो रहा है, और ज़मीन ली गई है, जो 8 फ्लैट और 2 बंगले गिराए गए हैं, कि सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रधानमंत्री आवास में होता है, जिससे यहाँ से निकलकर जब प्रधानमंत्री आवास में जाएं कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐसा न लगे कि अजनबी हैं यहाँ पर, ये इसको, इस व्यवस्था को, इस एनवायरनमेंट को जानते नहीं हैं। तो ऐसा व्यक्ति एक गरीब चाय बेचने वाले से कैसे मुकाबला करेगा? ऐसा नेता जिसके साथ जनता नहीं हो, कम से कम लोकसभा चुनाव की बात करें। उनको दिल्ली और पंजाब में बहुत बड़ा बहुमत मिला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो बहुमत कब तक टिका रहेगा, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल भी नहीं बता सकते। दिल्ली का अगला चुनाव होगा तो उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी, इसकी भविष्यवाणी, इसका अनुमान तो शायद अभी अरविंद केजरीवाल भी नहीं लगा सकते।
कितने लोग नाराज़ हैं, कितने लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, इसका आकलन अभी एक अनुमान लगाया जा सकता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन इतना सब कुछ हो गया केजरीवाल के खिलाफ, 2 मंत्री जेल में हैं, केजरीवाल के भी कभी भी जेल जाने की नौबत आ सकती है, फिर भी दिल्ली के उनके समर्थक सड़क पर नहीं उतरे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। जो कुछ घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ महीनों का, उसने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का जो कट्टर ईमानदारी का दावा था, उसकी पोल खोल दी है। कट्टर ईमानदार नेता की कट्टर बेईमान सरकार की परतें एक एक करके उघड़ रही हैं, और ये लोगों को दिखाई देने लगा है कि ये नेता जो कह रहा है वो वैसा है नहीं। ज़रूर दाल में कुछ काला है। कुछ लोग कह रहे हैं पूरी दाल काली है। अब पूरी दाल काली है कि दाल में काला है, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि ये कट्टर ईमानदार किसी भी दृष्टि से नहीं रहे हैं। कभी रहे होंगे, आज तो नहीं है, कम से कम सत्ता में आने के बाद से तो नहीं है। जिस तरह से घोटाले एक एक करके सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि योजना बनाकर आए थे, ये तय करके आए थे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे घोटाला करना है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर आए थे। और आने के बाद, सरकार में आने के बाद तुरंत इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और ये किससे लड़ेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। किससे लड़ेंगे? बीजेपी से, जिसके संगठन का, जिसके सामाजिक विस्तार का, जिसके भौगोलिक विस्तार से इनकी कोई तुलना नहीं है। उस पार्टी के नेता से लड़ेंगे जिसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, दोनों के लिए 2024 का चुनाव मोदी को चुनौती देने वाला नहीं, मोदी को हराने की कोशिश करने वाला नहीं, दोनों के लिए अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती वाला चुनाव होगा। और ये 2024 का चुनाव तय करेगा कि इनकी भविष्य की राजनीति बची है या इस चुनाव के साथ ही उसका समापन समारोह हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।